तो हमको ये तो पता लगी कि कोई भी प्रोग्राम हमको बनाना है तो हमको सबसे पहला काम उसमें क्या करना है, हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। कहीं पर भी अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे या कैपिटल का स्मॉल कर देंगे तो उसमें एरर आएगी, एच इंक्लूड stdio.h void main। और हमने ये प्रोग्राम बनाया था printf। तो printf सी लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बहुत काम आता है। तो printf क्या यूज आता है और किस तरीके से काम करता है, इसको थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं डिटेल में। देखिए कोई भी प्रोग्राम हम बनाए तो प्रोग्राम के लिए हमको 3 काम जरूर करने पड़ते हैं। क्या क्या? इनपुट, प्रोसेस और एक आउटपुट। तो प्रोसेस की हम बात करेंगे बाद में, अभी हम बात कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट, प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। सो प्रोग्राम हम किसके लिए बना रहे हैं, जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम को ऐसे कंप्यूटर से बता देने से कुछ नहीं होगा, उस प्रॉब्लम को हमको एज अ प्रोग्राम कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा, तब जाके कंप्यूटर उस हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। तो कंप्यूटर से अगर आपको कोई भी काम कराना है तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको देना पड़ेगा, मतलब आईपीओ साइकिल की टर्म में आपको कंप्यूटर को इसको समझाना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोग्राम जब बनता है तो उसकी 3 स्टेप होती है, तब जाके आप एक अच्छा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स होंगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें इनपुट क्या हो रहा है, उसमें प्रोसेस क्या हो रहा है और उसमें आउटपुट क्या हो रहा है। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम विच इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। तो राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम विच इनपुट 2 नंबर्स, मतलब अब सबसे पहले आप जब आप प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो आप ये डिसाइड करेंगे कि इनपुट क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 नंबर इनपुट हो रहे हैं। क्या होगा, उनको उसको आउटपुट क्या करना है, उसका सम बताना है। तो लेकिन आउटपुट बताने के पहले सिस्टम को उसको प्रोसेस तो करना पड़ेगा। जो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं उस डिजायर्ड रिजल्ट को वो प्रोसेस करेगा, तब जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो इनपुट करने हैं 2 नंबर, फिर उन 2 नंबर को सम करना है। तो वो जो सम जो कैलकुलेशन होगी वो क्या है, मेरे पास प्रोसेस है। और जो रिजल्ट आपका आएगा वो रिजल्ट क्या है, आपका आउटपुट है। तो जैसे अगर इसी एग्जांपल की बात करूं, राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। तो सपोज इनपुट क्या हुआ यहाँ पर, ए और बी यहाँ पर इनपुट हुआ। प्रोसेस जो किया मतलब ए प्लस बी जो किया, मतलब ये हमारा प्रोसेस है। और जो रिजल्ट आया हमारा, सपोज ए प्लस बी को मैंने स्टोर किया था सी के अंदर, ए प्लस बी किया उसको स्टोर किया था सी के अंदर, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मेरे पास सी के अंदर आएगा, तो वो मेरा आउटपुट में जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाने जाएं तो प्रोग्राम का सबसे पहले हमें ये पता करना है कि उसमें क्या इनपुट हो रहा है। तो जितने इनपुट आप उसमें होंगे उतनी वेरिएबल बनाएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके अंदर कुछ प्रोसेस होता है, फिर उसके अंदर कुछ आउटपुट होता है। तो हमको बेसिकली यहाँ पर सीखना क्या क्या है, सारे इनपुट मेथड सीखने, सारे आउटपुट मेथड सीखने और सारे प्रोसेस के मेथड सीखने। तो इन्हीं में से ही एक पार्ट है प्रिंटफ। तो प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ जब भी आपको आउटपुट की नीड है, तो आउटपुट की जब भी आपको नीड है तो हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं, आउटपुट के लिए यूज होगा। तो प्रिंटफ को किस तरीके से यूज करते हैं, सिंपल सा इसका सिंटेक्स है, हालांकि इसमें और कॉम्प्लिकेटेड आगे हो जाएगा, अभी मैं सिंपल आपको बताता हूँ। प्रिंटफ के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन है तो इस स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर यूज होंगे। फिर आपको डबल कोड यूज करना है और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते, सारा जितना आपको मैसेज है वो पूरा मैसेज लिखेंगे, डबल कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो जितना आपने डबल कोड्स के अंदर कंटेंट यहाँ पर लिखा है वो कंटेंट आपका आउटपुट स्क्रीन में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर अगर सिंपल प्रोग्राम बनाऊं, राइट अ सी प्रोग्राम, अब मैं आपकी प्रोग्राम की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो कि फॉलोइंग को प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे, हेलो प्रिंट करे। आंसर इज वेरी सिंपल, बनाइए आप, कॉपी पेन में लिखो इसको। भाई जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ये तो मैंने अभी बता ही दिया है आपको, वही इसका सोल्यूशन है सिंपल। यहाँ पर आप इस कोड को बिल्कुल ध्यान से देखो, हैश इंक्लूड stdio.h void main। तो देखो void, उस हैश के जस्ट नीचे वी चालू हो रहा है और void पूरा छोटा है। और जब भी कोई कीवर्ड आएगा, देखो इसकी स्पेशल बात क्या है कि जब भी कोई कीवर्ड आएगा टर्बो C++ में उसका जो कलर है वो वाइट हो जाता है। मेन, फिर स्पेस देंगे, फिर मेन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, और ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल कंटिन्यूटी में, मतलब ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट क्लोज हुआ, बीच में कोई स्पेस नहीं है। फिर वी के जस्ट नीचे आप ओपन ब्रैकेट देंगे और वहीं पर आप क्लोज करेंगे। प्रिंट एफ आप जरूर थोड़ा सा इसको अलाइन करके लिख रहे हो, जैसे इस तरीके से आप लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट यहीं से भी लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने के हिसाब से अगर आगे लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो रन में मैंने बता दिया, इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं हम, इंक्लूड conio.h, और इसमें clrscr और जो फंक्शन था हमारा गेट ch फंक्शन, उसको हम यूज कर लेते ताकि हमको
पुराना कंटेंट भी हट जाएगा CLRSCR से और गेट CH से हमको आउटपुट भी मिल जाएगा हेलो। अगर आपको मल्टीपल लाइन प्रिंट करना है, अभी हम प्रिंटफ के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं कि प्रिंटफ किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करता हूँ। सपोज प्रिंटफ के वेरिएशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ सी प्रोग्राम विच प्रिंट फॉलोइंग। तो जो हेलो जो है उस हेलो को मुझे यहाँ पर 5 बार प्रिंट करना। सो हाउ आई कैन डू दिस, राइट अ सी प्रोग्राम विच प्रिंट फॉलोइंग मीन्स हेलो को मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है। हाउ आई कैन डू दिस, चलिए तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म जो मेरा दिमाग कहता है वो क्या कहता है कि जहाँ पर मैंने प्रिंट हेलो लिखा है उसको मैं 5 बार लिख दूँ, राइट। अच्छा, इसमें कॉपी पेस्ट का भी बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है। कॉपी पेस्ट अगर आपको करना है तो देखो इसको आप सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर एडिट पे जाएं, कॉपी करें। कॉपी करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इंसर्ट और पेस्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट की होती है हमारी एरो की के ऊपर डिलीट की, उसके ऊपर इंसर्ट की। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पूरा काम कीबोर्ड से करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस इंसर्ट और मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट करता हूँ। तो ये देखो पेस्ट हो गया, फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट, फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट और फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो 5 बार मैंने यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ किया है और अब मैं इसको रन कर, तो आप देखेंगे कि हेलो इतने प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने यूज किए लेकिन लाइन चेंज नहीं हुई। वो पूरे जितने भी हेलो थे वो सिंगल लाइन में आए। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल प्रिंटफ स्टेटमेंट आप लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइन चेंज करेगा। लाइन चेंज वो नहीं करता। जब तक आप उसको स्पेशली नहीं बताएं कि लाइन चेंज करे तब तक कंपाइलर लाइन चेंज नहीं करता है आउटपुट स्क्रीन में। तो लाइन चेंज करने के लिए आपको कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली मैनुअली आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आपको लाइन चेंज करना है। तो लाइन चेंज हालांकि हमको करने की काफ़ी बार नीड होती है। तो लाइन चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। टू डू लाइन चेंज इन आउटपुट वी कैन यूज़, इसको कहेंगे बैकस्लैश n। क्या कहेंगे, बैकस्लैश n। तो ये बैकस्लैश n यूज होता है हमारा लाइन चेंज करने के लिए। प्रिंटफ के अंदर आप जब बैकस्लैश n करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर देता है। तो मैं यहाँ पर बैकस्लैश n को यूज करता हूँ। बैकस्लैश n किस तरीके से काम करेगा, जैसे मान लो कहीं पर भी प्रिंटफ के अंदर कहीं पर भी आप बैकस्लैश के बहुत सारे और भी एस्केप सीक्वेंस होते हैं, जैसे स्लैश n के अलावा बैकस्लैश n के अलावा बैकस्लैश t भी होता है, a भी होता है, कई सारे होते हैं। वो डिटेल में मैं बाद में बता दूंगा, अभी सिर्फ बैकस्लैश n की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब भी वो बैकस्लैश n को पढ़ता है तो उस जगह पर वो लाइन चेंज कर देता है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर हेलो के बाद यहाँ पर बैकस्लैश n लिख रहा हूँ, दिखा आपको कहाँ पर लिखा है मैंने, HELLO, उसके बाद में बैकस्लैश n किया है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखेंगे पहला हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद में जहां पर बैकस्लैश था तो जस्ट उसके बाद का कंटेंट उसके नीचे आ गया। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, चूंकि अगली लाइन में भी मुझे चेंज करना है तो यहां पर भी बैकस्लैश n करूंगा, फिर बैकस्लैश n और बैकस्लैश n। हालांकि लास्ट वाले हेलो में मुझे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसके बाद में लाइन चेंज होगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ है। देखो हेलो हेलो हेलो, ये 5 टाइम्स यहाँ पर हेलो आ गया। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस वन। या इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है, हम एक सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट में भी ये सारा काम कर सकते हैं। मैं इसमें क्या करूं, यहाँ पर इस तरीके से कंटिन्यूअस लिख सकते हैं सर, कंटिन्यूअस लिख सकते हैं, हेलो स्लैश n हेलो स्लैश n हेलो स्लैश n। तो देखिए हमेशा ये ध्यान रखो कि कंपाइलर कैसे काम करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, प्रिंटफ में डबल कोड को देखेगा, फिर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, HELLO इसको सीधा प्रिंट कर देगा, फिर उसको मिला स्लैश n मतलब वो नई लाइन में आ जाएगा नीचे, फिर मिला HELLO, फिर नई लाइन में HELLO प्रिंट कर देगा, फिर स्लैश n फिर से लाइन चेंज कर देगा, फिर HELLO, फिर स्लैश n फिर लाइन चेंज कर देगा, फिर HELLO। मतलब जो कंपाइलर है वो प्रिंटफ के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। इस तरीके से इसका भी जो आउटपुट होगा वो हमारा हेलो 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 हेलो। ये ध्यान रखो स्लैश n यूज करेंगे और प्रिंटफ के अंदर जो हमारा कंपाइलर है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तो उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हमको काम करना है। करके देख लेते हैं। तो पहली लाइन में हमको चाहिए सिंपल h, एक सिंगल प्रिंटफ से हम इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आएगा हमारा स्लैश n स्मॉल में होना चाहिए और कैपिटल में नहीं, HE फिर स्लैश n HEL स्लैश n। बैक स्लैश है, वैसे मैं स्लैश कह रहा हूँ लेकिन इसको बैक स्लैश कहते हैं, थोड़ा सा बड़ा लगता है इसलिए मैं स्लैश स्लैश कह जाता हूँ बार बार। बैक स्लैश n HELLO, ठीक है। इसको रन करें, यू कैन सी HEHEL
और HELLO। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो printf के अंदर आप और भी escape सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये \n बताया, इसी की तरह और भी escape सीक्वेंस है। और कौन से escape सीक्वेंस है जिनको आप printf के अंदर यूज कर सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसा मैंने बताया \n हम यूज करेंगे न्यू लाइन के लिए, इसी तरीके से \t यूज होता है, यह आपका यूज होता है टेब के लिए। तो printf में अगर आपको टेब स्पेस देना है, 1 टेब इक्वल टू 4 स्पेस, तो 4 स्पेस बीच में आ जाएगी, /t आप यूज कर सकते हैं उस केस में। अब इसमें बच्चों ये भी इंटरेस्टिंग होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे डबल कोड के अंदर मैंने हेलो प्रिंट किया है, लेकिन अगर डबल कोड कोई अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? अगर आपको डबल कोड कोई प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? तो चूंकि अगर आपको डबल कोड को प्रिंट करना डबल है, कोड्स के अंदर डबल कोड्स नहीं तो एरर देगा उस केस में, उस केस में एरर देगा। तो उस केस में तो ये जो आपका एस्केप सीक्वेंस का ये जो बैकस्लैश का सिंबल है, इसको यूज करेंगे। तो अगर आपको डबल कोड को प्रिंट करना है तो बैकस्लैश देंगे, फिर आप डबल कोड दे देंगे। तो बैकस्लैश के बाद जब आप डबल कोड देंगे तो आपका डबल कोड प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको स्लेश कोई प्रिंट करना है तो स्लेश के बाद आप स्लेश लगा दें तो आपका स्लेश प्रिंट हो जाएगा। सिंगल कोड के साथ भी यही चक्कर है, सिंगल कोड अगर आपको प्रिंट करना है तो स्लेश के बाद आप सिंगल कोड दे दें तो सिंगल कोड प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मुझे ये प्रिंट करना है, मतलब कंपाइलर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एस्केप सीक्वेंस नहीं है, मतलब ये डबल कोड मुझे प्रिंट करना है। जैसे अब ये मुझे आउटपुट में प्रिंट करना है, डबल कोड हेलो। Now in this I have to include the double quote in the output. How I can do this? तो यहाँ पर अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं डबल कोड के अंदर फिर से डबल कोड लगा दूंगा, डबल कोड के अंदर डबल कोड हेलो, आप देखिए कि जो रेड कलर में होना था, पहली बात तो ये कि ये रेड कलर में रहा ही नहीं। पहले आप देखो कि मेरा हेलो ऐसा था, ठीक है। तो ये देखो हेलो यहाँ पर इसका कलर ग्रीन है, मतलब ये इस printf के अंदर है ही नहीं। चेक करने के लिए आप इसको कंपाइल करें, देयर इज एरर फंक्शन कॉल मिसिंग, तो ये नहीं चलेगा। तो अगर आपको डबल कोड कोई प्रिंट करना है, क्योंकि डबल कोड printf के अंदर स्पेशल सिग्निफिकेंस, स्पेशल इंपॉर्टेंस, स्पेशल मीनिंग रखता है। तो अगर डबल कोड कोई प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, इस डबल कोड के आगे बैकस्लैश यूज करेंगे और पीछे वाले डबल कोड के आगे भी आप बैकस्लैश यूज करेंगे। तो आप इसका आउटपुट देखें, इस केस में वी आर गेटिंग द हेलो विद द डबल कोड। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज दिस वन, स्लैश डबल कोड देन दिस स्लैश डबल कोड। अब चलिए थोड़ा सा मैं इसको टफ करता हूँ। ये सब printf के ही वेरिएशन है। printf हमको लगता है ऐसे ही, लेकिन printf के अंदर भी कितनी रिसर्च की जा सकती है। डबल कोड हेलो, डबल कोड देन सिंगल कोड देन IM/1000, फिर सिंगल कोड। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मार्क भी करना है तो बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क करते हैं, उसकी हेल्प से भी क्वेश्चन मार्क प्रिंट होता है। तो यहाँ पर आप बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क करते हैं तो आपका क्वेश्चन मार्क प्रिंट होता है। तो क्वेश्चन मार्क की भी चूंकि यहाँ पर ये भी एक स्पेशल ऑपरेटर माना जाता है, स्पेशल मीनिंग ये रखता है। तो चलो इसी में हम क्वेश्चन मार्क को भी डाल देते हैं इसी क्वेश्चन में। वी वांट डबल कोड हेलो, सो डबल कोड हेलो, सो स्लैश डबल कोड। और आप देखो ये जो बैक स्लैश है ना, देखो यहाँ पर जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो बैक स्लैश ये आई थिंक ये बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे है। जो ये वाला स्लैश, ये जो स्लैश होता है ये 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब अगर हम 90 डिग्री एंगल माने तो ये बीच में 45 डिग्री पे होना चाहिए। तो हम भी कोशिश करें कि लगभग 45 डिग्री के एंगल पे ही हमारा बैक स्लैश रहे। कई बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल हल्का सा ही एंगल देते हैं उसको, तो एंगल थोड़ा सा ज़्यादा देने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। सो बैक स्लैश डबल कोड हेलो मेरा प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके पीछे भी मुझे चाहिए बैक स्लैश डबल कोड, तो हेलो डबल कोड में आ गया। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, सिंगल कोड चाहिए। सो बैक स्लैश सिंगल कोड, फिर मुझे चाहिए IM, सो IM, फिर मुझे चाहिए \1000, सो \1000, तो उसके आगे मैं वापस से एक बैकस्लैश लगाऊंगा 1000, और फिर उसके बाद में मुझे सिंगल कोड चाहिए, तो बैकस्लैश सिंगल कोड, और लास्ट में तो देखो डबल कोड से वो बंद होगा। फिर मैंने क्वेश्चन मार्क भी इसमें ऐड किया है, तो स्लैश क्वेश्चन मार्क। Let's see the output of this code. So you can see double code hello, then double code, then single code, then IM, then /1000 single code and then double code. तो आउटपुट में वो जो एक्स्ट्रा जो हमने बैक स्लैश लगाया वो एक्स्ट्रा बैक स्लैश आउटपुट में नहीं आएगा। सो बच्चों अभी तक हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे थे, तो प्रोग्राम में हमने सिंपल क्या देख रहे हैं, अभी हम आउटपुट ही देख रहे हैं कि भाई क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हमको कोई वैल्यू को इनपुट करेंगे तो कहीं मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा, मतलब मुझे वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, और फिर उसको प्रोसेस करना है तो मुझे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो कल की क्लास में हम वेरिएबल की बात करेंगे, डिफरेंट डेटा टाइप्स की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे।